जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। होप सो आप सभी सेफ़ हैं। सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। बेटा, जो आज हम डिस्कस करें दैट इज़ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। कल हमने डिस्कशन करा था मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। आज हम डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इट मीन्स कि कल हमने डिस्कस करा था कि केवल किसी गुड्स की प्राइस में चेंज होने के कारण एक पर्टिकुलर कमोडिटी में चेंजेस आता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता रहता है। अगर उसकी प्राइस गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम क्या वो सप्लाई को इंक्रीज़ करेगा, जिसे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। अगर गुड की प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी तो वो सप्लाई को कम सोल्ड आउट करेगा, जिसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट सप्लाई कर्व अगर शिफ्ट होता है तो क्या सिचुएशन होती है। तो कम टू द पॉइंट बी, increase or decrease in quantity supplied of a commodity in response to change in other determinants of supply अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि जो सप्लाई गुड है, किसी भी गुड्स की सप्लाई है वो बढ़ती या घटती है, जिस कब बढ़ेगी घटेगी जब उस गुड्स की प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन जो अदर डिटरमिनेंट्स है उनमें चेंजेस होने के कारण पूरी की पूरी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इट इज़ एक्सप्रेस थ्रू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और इसको एक्सप्रेस करते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कि जब सप्लाई कर्व पूरी की तरह शिफ्ट हो जाता है, या तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो बैक पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इट हैज़ टू एस्पेक्ट, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व एंड डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। तो ये बताया गया है कि इसके दो मतलब कंपोनेंट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं, या तो सप्लाई कर्व बढ़ जाएगा या सप्लाई कर्व घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट फर्स्ट, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई. So increase in supply refers to a situation when more is supplied at the existing price of the commodity. It leads to forward shift in supply curve. इट मीन्स कि इंक्रीज इन सप्लाई कर्व ये बताता है, उस सिचुएशन को बताता है जब जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अदर कमोडिटी में चेंज होने के कारण, अदर डिटरमिनेंट्स में चेंज होने के कारण सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो टेबल है इसमें प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन अदर डिटरमिनेंट्स में चेंजेस होने के कारण सप्लाई क्या थी, 20 से इंक्रीज होके 30 हो गई है। तो डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो ओ एक्स क्या है, क्वांटिटी है, और ओ वाई क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है। तो 10 जो है वो कांस्टेंट प्राइस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्टार्टिंग में जो सप्लाई थी वो 10 की हो गई, 30 हो गई। इट मीन्स पॉइंट ए पे जो S1 क्या था, पहले का सप्लाई कर्व था, जैसे ही सप्लाई एक्सटेंड होती है पूरा का पूरा सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है S2 के ऊपर। तो लास्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट अलोंग डिमांड में, कि सप्लाई कर्व एक है, बस जो प्रोड्यूसर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव ऑन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या डिस्कस करें कि कंप्लीट जो सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, अब नया सप्लाई कर्व बन गया है, दैट इज S2। ठीक है, क्यों हुआ है, क्योंकि अदर डिटरमिनेंट में चेंजेस हुआ है, लेकिन उस गुड्स की ओन प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो दिस डायग्राम shows that at the exiting price of ₹10, quantity supplied increases from 20 to 30 यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। डायग्राम ये बता रहा है कि जब उस गुड की प्राइस 10 है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन उसके कारण भी जो सप्लाई है वो 20 यूनिट से बढ़कर 30 यूनिट हो जाती है। अकॉर्डिंगली सप्लाई कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड फ्रॉम S1 टू S2, और ऐसे में सप्लाई कर्व S1 से इंक्रीज होके S2 हो जाएगा। द प्रोड्यूसर शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ओल्ड सप्लाई कर्व टू पॉइंट बी ऑन द न्यू सप्लाई कर्व, और जो प्रोड्यूसर है वो अपने पुराने ए सप्लाई कर्व से शिफ्ट होके नए बी सप्लाई शिफ्ट कर्व पे आ जाएगा। कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसके कारण सप्लाई कर्व इंक्रीज़ हो रहा है, तो कम टू द पॉइंट B1, कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन सप्लाई, कि सप्लाई कर्व के इंक्रीज़ होने के क्या रीजंस हैं। तो फर्स्ट क्या है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर क्या होगा, ज़्यादा सप्लाई को वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा आएगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, सप्लाई कर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट फैक्टर प्राइस कॉजिंग अ फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कम हो जाती है, लेबर चीप हो जाता है, तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी और सेम प्राइस के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी को सोल्ड आउट करेगा, तब भी क्या होगा, सप्लाई कर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट
इट प्रमोट द प्रोड्यूसर टू सेल मोर एट एग्जिस्टिंग प्राइस। इट मीन्स कि जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, अगर उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो भी वो मोटिवेट होगा कि उसको दूसरी जो गुड्स हैं उसकी हाई प्राइस के ऊपर ज़्यादा बेचना है, तो भी क्या होगी, सब्स्टिट्यूट गुड की जो सप्लाई वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज़ टी और कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी की प्राइस डिक्लाइन हो जाएगी तो वो टी क्या करेगा, एग्जिस्टिंग प्राइस पे टी की ज़्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है। फोर्थ इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, इट कॉजेज इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई इवन वैन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन द सेम। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ फर्म्स की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होगा, ज़्यादा अगर फर्में होंगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स की सप्लाई इंक्रीज होगी सेम प्राइस के ऊपर। Now next point is expected fall in price of commodity in the near future. It promote the producer to increase their current supply. It means कि अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि फ्यूचर में गुड्स की प्राइस क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, तो करंट में ज़्यादा से ज़्यादा गुड को सोल्ड आउट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, शिफ्ट इन गोल ऑफ फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल मैक्सिमाइजेशन। अगर मान लीजिए कि फर्म का जो गोल है वो ये हो जाता है कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करना बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेचना है। क्लियरेंस सेट्स ऑफ्टन लीड्स टू हायर सप्लाईज इवन व्हेन प्राइस रिमेन द सेम। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि रिमेन कांस्टेंट प्राइस के ऊपर भी वो ज़्यादा गुड्स को सोल्ड आउट करेगा। Now come to the next point, decrease in taxation or grant of subsidies related to production. इट मीन्स कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन को कम कर देती है और सब्सिडीज़ अप्रूव्ड कर लेती है, तो दिस इंडिकेट्स टू द प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज सप्लाई ओवन व्हेन प्राइस रिमेन द सेम। तो अगर टैक्स कम लगता है, सब्सिडी ज़्यादा मिलती है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे सिचुएशन में कांस्टेंट प्राइस के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड को सोल्ड आउट करेगा। ओके तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, एक्सप्लेन इट्स विद डायग्राम। तो होप सो ये इंक्रीज इन सप्लाई कर्व आपको समझ आ गया। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में हमने क्या डिस्कस करा है, हमने केवल इंक्रीज इन सप्लाई कर्व को डिस्कस करा है। तो आप डेफिनेशन बताओगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की, और इसमें आप दोनों कंपोनेंट को बताओगे कि इंक्रीज एंड डिक्रीज। लेकिन हमने क्या डिस्कस करा, आज हमने केवल इंक्रीज इन सप्लाई को डिस्कस करा है। तो खूब से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई डाउट है तो आप इवनिंग में 4 to 5 के बीच मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।